All right. Assalamu alaikum. I hope सारे स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अच्छा सर वैसे ही भेज दो और अस्सलाम वालेकुम। आई होप सारे खैरियत से होंगे। अभी तक स्टूडेंट्स क्यों नहीं है? टाइम तो हो गया है, वरना तो कनेक्ट हो जाते हैं। आज बिल्कुल ही स्टूडेंट्स कनेक्ट हुए हैं अभी तक। स्पेसिफिक रीजन खास तो नहीं है। आई थिंक सो। चलें 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स का, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ताकि कुछ स्टूडेंट्स हो जाए, ताकि फिर प्रॉब्लम ना हो। स्टार्ट हो जाए फिर उसके बीच में वो आते हैं, फिर प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स होता है। अच्छा, मीनवाइल जब तक ताकि टाइम वेस्ट ना हो, कि जो हमने टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सिमुलेटिंग एनालिंग जेनेटिक एल्गोरिथम वगैरह को डिस्कस किया था, तो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं। जब तक हम लोग वेट कर रहे हैं 1-2 मिनट, तो अगर किसी की क्यूरी हो तो उसको रिजॉल्व कर लेता हूँ। कोई क्यूरी नहीं है किसी की? मेरी आवाज आ रही है क्लियर सबको? अली, कयूम, बिलाल, चैट पे काइंडली रिस्पॉन्ड कर दें अगर मेरी आवाज सही आ रही है। जेनेटिक एल्गोरिथम का रिव्यू करा दें। चलिए, जेनेटिक एल्गोरिथम का रिव्यू करवा देता हूँ। बेसिकली जेनेटिक एल्गोरिथम का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि उसकी जो इंस्पिरेशन है वो मेटा ह्यूरिस्टिक अप्रोच है। ठीक है, कि उसमें हम लोग ह्यूरिस्टिक्स को यूज करते हुए बेसिकली जनरेशंस इस तरीके से जनरेट कर रहे होते हैं कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग है या जो हमारा गोल है वो अचीव हो सके। ठीक है, तो मैं उसकी प्रेजेंटेशन भी ओपन कर लेता हूँ, ताकि वो चीज़ आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। ये तो जेनेटिक एल्गोरिथम, जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर बेसिकली हम अपने एल्गोरिथम को, या जो हमारा प्रॉब्लम है उसको हम स्टेप्स में तोड़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रैंडम स्टार्ट लेते हैं हमेशा। ठीक है, जैसे हम हिल क्लाइंबिंग में लेते थे। रैंडम स्टार्ट लेने का रीजन ये कि हमें स्टार्टिंग में पॉपुलेशन का पता नहीं है कि हमें किस टाइप की पॉपुलेशन जनरेट करानी चाहिए जिससे हमारे रिजल्ट्स अच्छे हों, ऑप्टिमाइज हो जाए। बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जी लास्ट टाइम
जो हमने जेनेटिक एल्गोरिथम पढ़ा, इससे पहले हिल क्लाइंबिंग पढ़ा, ये सारे ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये सर्चिंग थ्रू ऑप्टिमाइजेशन है। ये सर्च स्पेस को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए उसकी डिफरेंट अप्रोचेज है। ठीक है, सिमुलेटिंग एनालिंग भी उसी का पार्ट है और बाकी भी। तो पॉपुलेशन फर्स्ट टाइम तो हम रैंडम जनरेट करते हैं, उसके बाद हम उस पॉपुलेशन, जो भी हमारी पॉपुलेशन हुई है, ठीक है, उसमें से हम ऐसे सेल्स को या ऐसे एजेंट्स को सेलेक्ट करते हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करते हैं उस पॉपुलेशन के अंदर। इसकी हमने एक डेमो वीडियो भी देखी थी, जिसमें कार वाली एग्जांपल में भी हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आता कि फर्स्ट जनरेशन में वो उसने रैंडमली कार्स जनरेट करी। सेकंड एडिशन जब उसने चलाई, तो उसमें उसने वो कार्स जो सबसे ज्यादा ट्रेवल जिन्होंने किया था उनको लेके उनको एज अ सिलेक्शन यूज उनके जीन्स को लिया। ठीक है, और उनको सेलेक्ट करने के बाद उनका क्रॉसओवर करवाया, उनकी म्यूटेशन करवाई और उनसे फिर पॉपुलेशन रीजनरेट कराई। सिलेक्शन बेसिकली ये है कि जो आपका एक आप क्राइटेरिया बनाते हैं कि किस क्राइटेरिया के ऊपर मैं सेलेक्ट करूंगा कि ये बेसिकली जो एजेंट है या ये जो सेल है या ये जो चीज है, इसको मैं अपनी पॉपुलेशन में जो मेरी जनरेशन चल रही है उसमें यूज करूंगा। तो उसको फिटनेस फंक्शन कहा जाता है। फिटनेस फंक्शन के बेस के ऊपर या फिटनेस फंक्शन अप्लाई करके आप सिलेक्शन करते हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन। और जब सिलेक्शन हो जाती है तो उन सेलेक्टेड जो सेल्स हैं या एजेंट्स हैं उनका आप क्रॉस ओवर करवाते हैं। क्रॉस ओवर का मतलब ये है, आप बिहेवियर इंटरचेंज चेंजिंग करवाते हैं। ठीक है, और जब क्रॉस ओवर हो जाता है तो क्रॉस ओवर के बाद जो आपको चीज मिलती है वो म्यूटेशन मिलती है, और उस म्यूटेशन के लिहाज से आप दोबारा पॉपुलेशन जनरेट कराते हैं, और ये साइकिल जब तक चलता रहता है जब तक कि आप उसको ऑप्टिमाइज जब तक ना हो जाए, या आप जिस चीज को फुलफिल करना चाह रहे हैं या अचीव करना चाह रहे हैं वो फुलफिल ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जेनेटिक एल्गोरिथम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप काम करता है, जिसमें सबसे पहला काम सिलेक्शन होता है, फिर म्यूटेशन होता है, सॉरी क्रॉसिंग क्रॉस ओवर होता है, फिर म्यूटेशन होता है, और म्यूटेशन से हमेशा पॉपुलेशन दोबारा रीबर्थ कह लें आप होती है। गेम्स के अंदर ज्यादातर ये चीज अप्लाई होती है, तो इसलिए मैंने गेम के अंदर आप लोगों को इसकी एग्जांपल्स दिखाई दी। और भी डिफरेंट डोमेन्स में जेनेटिक एल्गोरिथम यूज हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप सिर्फ गेम्स के अंदर करें या कहीं और नहीं कर सकते। ठीक है, और कहीं भी जहाँ पे आपको लगता है सूटेबल, आप वहाँ उस डोमेन के अंदर उसको मैप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बिलाल? अच्छा जी, आज का जो हमारा एजेंडा है जिसको हमें डिस्कस करना है वो गेम थ्योरी एंड गेम प्लेइंग है। ठीक है, गेम थ्योरी और गेम प्लेइंग हम डिस्कस जो कर रहे हैं वो हम एआई या एजेंट्स के पर्सपेक्टिव के लिहाज से सोचते हुए कर रहे हैं कि अगर हम लोग गेम प्ले कर रहे हो, उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो एआई एजेंट्स की भी है। ठीक है, या एजेंट्स की भी है, एआई बेस्ड ना हो, सम सॉर्ट ऑफ अदर एजेंट्स हो। ठीक है, या जो हमारा ओपोनेंट है अगर हम उसको एज एजेंट ट्रीट कर लें तो उस सिनेरियो के अंदर किस तरीके से हम सर्चिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम जितना भी हमने अभी तक कोर्स पढ़ लिया उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कौन सी अप्रोचेस है जिनके थ्रू हम लोग बेसिकली एक अगर हमें एक सेट ऑफ रूल्स दे दिए जाएं और उसके थ्रू हमें गेम प्ले करना हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम अच्छी तरह से याद होगा कि आप हम लोग जब नॉर्मली स्कूल लाइफ में होते हैं, ठीक है, तो समर वेकेशंस होते हैं, तो जिन लोगों के गांव या बैक किसी गांव से या किसी और सिटी से होता है तो वो वहाँ विजिट यूजुअली समर्स वेकेशंस के अंदर करते हैं, और वहां जाते हैं तो वहाँ पुराने दोस्त या कभी जिनके साथ कभी दोस्ती हुई हो उनसे मुलाकात होती है, उनके साथ गेम्स खेलते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि हम लोग उस एनवायरनमेंट में नए होते हैं, लेकिन वो हमें सेट ऑफ रूल्स बता देते हैं। ठीक है, कि ये गेम हम लोग ऐसे खेलते हैं और इस गेम के ये रूल्स हैं, तो हम इजीली उसको अडॉप्ट करके उस गेम का पार्ट बन जाते हैं और गेम प्ले करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे हाइड एंड सीक है। ठीक है, इसी तरीके से और बहुत सारे गेम होते हैं जो कि खेले जाते हैं, जो कि अब आप ये कह लें डिजिटलाइजेशन की वजह से कह लें या मोबाइल फोन्स के कॉमन होने की वजह से कह लें कि अब फिजिकल गेमिंग
बहुत कम हो गई है। इवन अब अगर कोई जाता भी है तो वहां पे भी समहाउ सेम इन्वायरमेंट ही होता है जो यहाँ सिटीज के अंदर इन्वायरमेंट होता है। तो इस एग्जाम्पल को देने का पर्सपेक्टिव ये था कि आप जब भी किसी भी इन्वायरमेंट में जाते हैं, ठीक है, तो आप उस इन्वायरमेंट के लिहाज से अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, अडॉप्ट करने की, अडेप्ट होने की कोशिश करते हैं, तो यूज टू होने की कोशिश करते हैं। तो गेम थ्योरी भी सम सॉर्ट ऑफ यही है कि आप एक एनवायरनमेंट बेसिकली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। एक गेम का एनवायरनमेंट होता है, एक कुछ क्राइटेरियाज होता है, कुछ कंडीशन, एक कंडीशनल वर्ल्ड होता है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ कंडीशंस लाया कर रही होती है। हाँ, उस कंडीशंस के, उन कंडीशंस के अंदर रहते हुए उस चीज को, उस गोल को फुलफिल करना बेसिकली इज अ गेम थ्योरी, ठीक है। और भी इसकी डिटेल है, वो हम आगे इसको पढ़ेंगे तो फिर उसको देखेंगे, ठीक है। सिंपल, एक सिंपलेस्ट गेम से स्टार्ट करते हैं। 2/3 ऑफ द एवरेज गेम इसका नाम है। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये जस्ट एक नेम है, ठीक है। इसके कोई, इसके पीछे कोई थ्योरी या कोई और चीज नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। गेम का रूल क्या है? गेम का रूल ये है कि एवरीवन राइट्स डाउन अ नंबर बिटवीन 0 and 100, ठीक है। जितने भी प्लेयर्स हैं वो आपस में 0 till 100 कोई भी नंबर लिखेंगे, ठीक है, चिट पे लिखेंगे, किसी भी चीज पे लिखेंगे, ठीक है। और पर्सन जो भी 2/3 एवरेज के करीब जिसका नंबर होगा वो हमेशा जीतेगा। ये इस गेम का एक वो है, रूल है कह लें, या कंडीशन है। लेट्स से 3 प्लेयर्स खेल रहे थे, यहाँ एग्जांपल दी हुई, हम और को भी ट्राई, और एग्जांपल्स भी ट्राई करके देख लेंगे। तो ए बी सी 3 प्लेयर्स खेल रहे थे। बी ने बोला 50, यहाँ लिखा 50, और ए, सॉरी, ए ने लिखा 50, बी ने लिखा 10, सी ने लिखा 90। जब आपको उसका एवरेज करना होगा तो 50 + 10 + 90 करेंगे, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो उसका एवरेज 50 आएगा। अगर आप साइड पे चाहें कैलकुलेटर ओपन करना तो कैलकुलेटर भी ओपन कर सकते हैं। इसका मैं मोड चेंज कर देता हूँ, स्टैंडर्ड कैलकुलेटर में ले आता हूँ, ठीक है। और 50 + 10 + 90, ठीक है, 150, 150 डिवाइड बाय 3 इज 50, ठीक है। ये आपका एवरेज आ गया, सही। अब इसका 2/3 एवरेज क्या होता है? इसका 2/3 एवरेज ये होता है कि आप इस 50 को मल्टीप्लाई करा दें 2/3 से, ठीक है। 2/3 एवरेज का मतलब ये है कि जो भी आपके पास नंबर आए, जो भी उन 3 प्लेयर्स ने जो नंबर लिखे हैं, उनका जो एवरेज है उसको आप मल्टीप्लाई करा दें 2/3 से, ठीक है। इसको 2/3 एवरेज, इसलिए इसको 2/3 एवरेज गेम भी कहा जाता है, ठीक है, कि आपने 2/3 से बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करा दिया। वैसे 2/3 करेंगे तो 0.3 समथिंग बनता है, आप उससे मल्टीप्लाई करा दें, चाहे आप डायरेक्ट करा दें, आपकी मर्जी, आप जैसे इसको फिजिबल समझें। फिर क्या करें? फिर जो आपकी एवरेज है उसमें से ये जो 2/3 एवरेज है ये इसको माइनस कर दें, ठीक है। तो आपकी जो एवरेज थी वो 50 थी इस सिनेरियो के लिए अंदर, और अब आपका जो एवरेज आया था वो 33.33 आया था। तो 50 माइनस 33.33, 16.67 आपका आंसर आया, ठीक है। 16.67 के क्लोजेस्ट जो नंबर होगा वो विन हो जाएगा। तो ए बी का, क्योंकि 10 बी ने कहा था, और ये जो नंबर है ये 10 से बड़ा हुआ है, 10 से ज्यादा है, और 90 तो बहुत आगे है, तो बीच में जो एवरेज नंबर लाया कर रहा है वो 50 है, ए ने जो कॉल किया था, तो ए विंस, ठीक है। तो एक सिंपल सा रूल है, जैसे कि हम रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, ठीक है, उसके कुछ सिंपल से रूल्स हैं, उनके थ्रू हम या हेड टेल प्ले करते हैं, तो उसके कुछ रूल्स हैं, उनके थ्रू हम उसको विन और लूज का फैसला कर रहे होते हैं। अब इसके चलें, जिस तरीके से एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। लेट से अब आप लोग में से एक एक स्टूडेंट एक एक नंबर बोले, और देखते हैं कौन किसकी एवरेज विन करती है। एक एक स्टूडेंट एक एक नंबर चैट पे टाइप कर दे, तो उसको उससे प्ले करके देखते हैं। 80, 63, एक और स्टूडेंट चाहिए, वॉलंटियर। 40, ठीक है, 40 ले रहा हूँ, बस वो इतना काफी है, ठीक है। ये 3 मेरे पास नंबर आ गए, 80 + 63 + 40, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, एवरेज इसका आ गया 61, ठीक है।
61 एवरेज आया इसका, ठीक है। अब मैं इसका एवरेज, ये तो एवरेज है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2/3 से, ठीक है। तो 40.66 इसका आंसर आ रहा है। तो मेरा 61 माइनस 40.66, 20.34। तो जो प्लेयर जिसने 40 कहा था वो विन हो गया, ठीक है। एक ने 63 कहा था, एक ने 80 कहा था और एक ने 40 कहा था। तो 40 वाला जो प्लेयर था वो विन हो गया, क्योंकि एवरेज जो आ रहा है उसके क्लोजेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सिंपल गेम खेलते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल गेम है, जस्ट फॉर फन भी कह सकते हैं, जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। एक थोड़ा सा एक फनी सा गेम है। हम लोग गेम थ्योरी स्टडी कर रहे हैं बेसिकली। एक स्टूडेंट ने ऊपर कमेंट किया हुआ है कि थोड़ा सा एक दफा रिव्यू करते हैं कि हम लोग पढ़ा क्या रहे हैं। तो गेम थ्योरी का आज हम टॉपिक बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें हमने एक गेम सिंपल से स्टार्ट किया है। गेम थ्योरी क्या होती है अब उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल के अंदर। डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट हुई कि जिस तरीके से हम लोग नॉर्मली जब कोई भी हम किसी भी इन्वायरमेंट में जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दी, जैसे कुछ लोग हैं जो पीछे बैक फ्रॉम बैक किसी गांव को, चाहे वो सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, पेशावर में हो, पंजाब में हो, कहीं पे भी हो, उसको बिलोंग करते हैं। तो नॉर्मली पहले ट्रेंड हुआ करता था एक जमाने में, अभी भी है नहीं है, आई डोंट नो, कि समर वेकेशन स्कूल लाइफ के अंदर स्पेशली कि हम वहाँ गुजारने जाते थे सारे, ठीक है। जितने भी लोग जिनका बैकग्राउंड ऐसा है, जो कराची के ही हैं तो कराची में ही रहते थे ऑब्वियसली। तो वहां जब हम जाते थे वहां पे कुछ न्यू फ्रेंड्स हमेशा हम लोग बना के आते थे या होते थे, और उनके साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती थी, कुछ ना कुछ गेम्स हम लोग खेलते थे। तो बात ये है कि हम जिस भी इन्वायरमेंट में जाते हैं, हम अपने आप को वहां पे अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उस इन्वायरमेंट के साथ घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, बीइंग अ सोशल बीइंग। तो और वहां पे हम जब जाते हैं तो गेम्स वगैरह या डिफरेंट एक्टिविटीज भी सीखते हैं, ठीक है। कि पहले कभी कोई एक गेम था, उसका कुछ और नाम से सुना था या नहीं खेला था, और जाके खेला, और उस गेम में आप खेल खेल के एक्सपर्ट बन गए, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम एआई के सिनेरियो में देखें, अगर हम गेम्स, ठीक है, जो कि एक तरीके का वर्चुअल सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड है, या कॉन्स्टेंट स्पेसिफाइड वर्ल्ड है, जिसके अंदर आपने कुछ कंडीशंस बनाई हुई हैं, और उस वर्ल्ड की अंदर रहने की कुछ कंडीशंस हैं। मिसाल के तौर पे अब ये 2 ऑफ द 3 एवरेज गेम है, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या है कि जो भी पर्सन 2 ऑफ द 3 एवरेज के करीब कॉल करेगा वो जीत जाएगा, ठीक है। तो ये इस गेम के वर्ल्ड का एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस वर्ल्ड के अंदर एवरेज के लिहाज से जो प्लेयर सही बताएगा वो विन को करता रहेगा, बाकी लूज होते रहेंगे, ठीक है। whoever द पर्सन इज। इस तरीके से अगर हम एजेंट्स को या हम एआई के थ्रू एक काम करवाना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है, ठीक है। हम उसको बेसिकली एक्सप्लोर कर रहे हैं, या उसके लिए कौन सी अप्रोचेज हैं जिनको स्टडी करके या जिनको यूटिलाइज करते करते हुए हम लोग गेम्स को ऑटोमेट कर सकते हैं, या गेम वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, या डिफरेंट जो गेम्स हैं उनको किस तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं। ये बेसिकली टारगेट है देखना, ठीक है। तो गेम थ्योरी बेसिकली इज द स्टडी वेयर वी हैव मल्टीपल पार्टीज, जिनको हम एजेंट्स कह रहे हैं। एजेंट्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शुरू से हम लोग एआई को एज एजेंट ही लेते हुए चल रहे हैं, तो इसलिए एजेंट्स को रखते हुए चीज समझना आसान है। और इसी तरीके से अ, तो गेम थ्योरी क्या कहती है कि अगर हमारे पास जिस भी हम एनवायरनमेंट में है, जिस भी हम सेटिंग के अंदर है, ठीक है, हमारे पास मल्टीपल एजेंट्स अगर उसमें एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं, और हर एजेंट की या हर पर्सन की या जो भी पार्टी है उसकी अपनी प्रेफरेंस है, जिसको प्रेफरेंस को हम यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं। यूटिलिटी फंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रेफरेंस जब हमारी मीट होती है तो उससे हमें रिवॉर्ड मिलता है, हमें खुशी मिलती है, ठीक है। और अगर नहीं फुलफिल होती उससे हमें अफसोस होता है या गम होता है, ठीक है। तो वो हमारी यूटिलिटी है। डिफरेंट एक्शंस जो है, ठीक है, उनकी बेस के ऊपर डिफरेंट आपके पास यूटिलिटीज आ रही होंगी।
बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो गेम थ्योरी बेसिकली इज द स्टडी वेयर वी स्टडी द रिलेशनशिप, ठीक है, एंड और प्रेफरेंस की प्रेफरेंसेस की स्टडी भी कह सकते हैं आप, ठीक है, या डिफरेंट एक्शंस के बेसिस के ऊपर जो प्रेफरेंसेस हैं उनकी स्टडी भी कह सकते हैं, जिसमें हर एजेंट का कुछ ना कुछ एक गोल होता है, एक यूटिलिटी फंक्शन होता है जिसको वो मीट करने के लिए काम कर रहा होता है, उसको ऑप्टिमाइज करना चाहता है कि मैं सबसे ज्यादा अपना जो यूटिलिटी है उसको मैं अचीव करूं, यानी मैं सबसे ज्यादा खुश रहूं, इन शॉर्ट। अगर हम अपनी सोसाइटी के लिहाज से देखें एज अ ह्यूमन बीइंग, हम अपनी सोसाइटी में ये कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं हर दिन में ऐसा कोई काम करूं जिसकी वजह से मैं खुश रहूं, ठीक है। और कभी हम हमारा दिन खुशी में गुजरता है, कभी हमारे को कोई बैड न्यूज मिल जाए किसी भी फॉर्म में, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा बुरा दिन, या कह सकते हैं समहाउ अनसर्टेन, थोड़ा सा अजीब सी दिन गुजरता है, ठीक है। तो गेम थ्योरी भी इसी चीज की स्टडी है, लेकिन ये सारी स्टडीज आप एजेंट के ऊपर अप्लाई करें इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी अप्लाई की जा सकती है, लेकिन वो उसकी एक एप्लीकेशन होगी। यहाँ पे एआई के अंदर इसको डिस्कस करने का रीजन एज अ एजेंट को स्टडी करना है, ठीक है, कि जो डिफरेंट हमारे पास गेम्स हैं उनके ऊपर हम जो एजेंट्स हैं उनकी यूटिलिटीज को कैसे मैप करके अच्छे रिजल्ट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और एक और जो लास्ट पॉइंट है, गेम थ्योरी स्टडीज हाउ एजेंट्स कैन रैशनली फॉर्म बिलीव ओवर द अदर एजेंट विल डू एंड हेंस हाउ एजेंट शुड एक्ट। यानी अगर ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पे मिलके कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, जिस तरीके से अब रिसेंट गेम्स में पबजी है, डोटा है, इस तरह के जो गेम्स हैं जो स्ट्रेटेजिक गेम्स कहलाते हैं, तो उनमें क्या कर रहे होते हैं, जो दो प्लेयर्स होते हैं या जो टीम होती है, बेसिकली वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट स्टेब्लिश कर रही होती है, बिलीफ स्टेब्लिश कर रही होती है, और बिलीफ के साथ वो लोग अपनी स्ट्रेटजी को स्पेसिफाई करते हुए चल रहे होते हैं। तो अगर यही काम हमें एजेंट से करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें उनके दरमियान बिलीफ को बेसिकली एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि एक एजेंट अगर ये काम कर रहा है, मिसाल के तौर पे अगर एक एजेंट फॉर एग्जांपल एक पार्सल कंपनी है, अमेजोन सॉर्ट ऑफ, ठीक है, और वहाँ पे एजेंट्स मिलके बहुत सारे एजेंट्स हैं, वहाँ पे मल्टीपल एजेंट्स हैं, वो काम कर रहे हैं। तो लेट्स से अगर एक एजेंट ने बोला कि मैं पार्सल नंबर 1 लेकर जा रहा हूँ, तो ये ना हो कि दूसरा एजेंट भी आके बोले मुझे पार्सल 1 दो, क्योंकि वो लेके जा रहा है, सबको पता है, सबको बिलीव है, अच्छा इसने ले लिया, इसने डिलीवर कर देगा, तो दूसरा पार्सल दूसरे ने उठा लिया, तीसरा पार्सल तीसरे ने उठा लिया, और इस तरीके से आपस में कोलैबोरेट करते हुए वो लोग वर्क कर रहे हैं। गेम थ्योरी का भी यही ऑब्जेक्टिव है कि आपका जो एजेंट्स का वर्ल्ड है वो कोलैबोरेटिवली बिहेव करे, लेकिन सिचुएशंस अलग अलग होती हैं गेम थ्योरी के अंदर। बेसिकली हम लोग नॉर्मली टू पार्टीज एज अ सिस्टम को देख रहे होते हैं, जिसमें एक आपका ओपोनेंट होता है और एक आपका दोनों एक दूसरे, दो प्लेयर्स होते हैं, दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट होते हैं, ठीक है, और दोनों का टारगेट ये होता है कि मेरी यूटिलिटी फुलफिल हो जाए इंस्टेड ऑफ फुलफिलिंग द अदर्स यूटिलिटी, ठीक है, सामने वाला जीते या ना जीते मैं जीत जाऊं, ठीक है। तो गेम थ्योरी बेसिकली इस बिहेवियर की स्टडी को कहते हैं, या इस अप्रोच को कहते हैं जिसके थ्रू आप अपनी यूटिलिटी को फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? गेम थ्योरी क्लियर है? सबको क्लियर है? बता दें। बुशरा ने क्वेश्चन किया था प्रीवियस स्लाइड में, जो 50 माइनस 16.67 आया था उसमें 50 एवरेज वाला ए था जी, वो ए था, ए विन हुआ था ना, ए विन हुआ था, क्योंकि 10 से नंबर ज्यादा था 16.67, ठीक है, और 33.3 को हमने माइनस किया था, तो ए विन इस वजह से हुआ था क्योंकि इससे ज्यादा था और इससे कम थी एवरेज, तो इन दोनों के बीच फ्लाई कर रहा था, तो ए के उसमें कह रहे थे। नहीं, हर दफा ए विन नहीं होगा, अगर आप नंबर्स की एवरेज के लिहाज से होगा। अभी जैसे ए विन नहीं हुआ था, मैंने जो आप लोगों से नंबर्स लिए थे उसमें सी विन हुआ था, ठीक है, सी ने 40 बोला था और जो नंबर आया था 20 पॉइंट समथिंग एवरेज, तो उसके लिहाज से सी विन हुआ था। तो इट डिपेंड्स कि आपकी जो एवरेज आ रही है उसके लिहाज से 2/3 पे जो भी लाया करेगा पर्सन, वो कोई भी हो, ए हो, बी हो, सी हो, वो जीतेगा, सिंपल। चलिए जी, एक और सिंपल सा गेम, मूड भी लगा है ना, अगर मैं आंसर को प्लस कर देंगे, मतलब अगर आप ये कह रहे हो
कि जो उसका वो है इमोशंस को भी आप कह रहे हैं। अच्छा मॉड कह रहे हो। मॉड के लिए फिर कोई और गेम बन जाएगा, 2 और 3 एवरेज गेम मेरे ख्याल से नहीं रहेगा, उसके रूल्स यही है। ठीक है। अब तो किरण बोर्ड का टाइम कम रह गया है, तो मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट जो चूज कर चुके हो उसी पे काम करो। अब ये नहीं करो कि अब स्विच करो उस प्रोजेक्ट को, जो टाइम कम है। लास्ट वीक्स ऑफ उसमें मैं स्टार्ट कर दूंगा, आप लोग प्रेजेंटेशन वगैरह आप लोगों से लेना शुरू कर दूंगा, क्योंकि 3 दिसंबर को वो है सेशनल मार्क्स की डेडलाइन है, तो मुझे उस वक्त तक आप लोग मार्क्स अपलोड करने हैं। तो इसलिए मैंने जो रिपोर्ट्स हैं उसकी बेस के ऊपर नंबरिंग कर दूंगा, और फिर प्रेजेंटेशन आप लोगों की कंडक्ट करूंगा, ताकि आप लोग मार्क्स के ऊपर कोई इशू ना आए। ठीक है। ओके। जो नेक्स्ट गेम है जिसको एक्सप्लोर करना है वो रॉक पेपर सीजर है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन गेम जो स्कूल में और स्कूल लाइफ में ज्यादा लोग खेलते हैं, उसके बाद तो मेरे ख्याल से इतना नहीं खेलते। समटाइम्स कोई छोटा कजन आया हो तो उसके साथ कोई खेल ले तो खेल ले। है। तो रॉक पेपर सीजर का जो गेम है इसमें भी मल्टीपल एजेंट्स है, 2 एजेंट गेम है बेसिकली। ठीक है। आप कर लो किरण, प्रपोजल में जो भी चेंजेस है वो कर लो, उसके लिहाज से फिर डिस्कशन कर लेना। ठीक है। अगर उस पर काम करना चाहते हो गेम थ्योरी पे, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, गेम थ्योरी अच्छा आइडिया है। ठीक है। अच्छा। तो रॉक पेपर सीजर का मतलब जो गेम है, ठीक है, 2 प्लेयर गेम है, और दोनों प्लेयर ऑब्वियसली चाहते हैं कि हम लोग जीतें। मैं जीतूं, यानी सॉरी, हम लोग नहीं, हम मैं जीतूं। जब हम आ जाएगा तो कोलैबोरेटिव गेम हो जाएगा। कोलैबोरेटिव गेम जब होता है जब एजेंट्स आपस में कोलैबोरेशन कर रहे हो, वो रीजनिंग वाला पार्ट में आएगा, वो आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में देखेंगे, या हो सकता है आज मौका मिले तो आज देख लेंगे। तो अगर दोनों प्लेयर्स ने सेम चीज को किया है, ठीक है, यानी रॉक रॉक किया, ठीक है, तो दोनों को कुछ भी नहीं मिला, ड्रॉ हो गया। तो ये जो 0 और 1 है, ये बेसिकली यूटिलिटीज है। ठीक है। यूटिलिटी का मतलब वो है रिवॉर्ड कह लें आप। ठीक है, कि इसको +1 पॉइंट मिला, इसको +1 पॉइंट नहीं मिला। ठीक है। तो अगर सेम होगा, ठीक है, सेम सेम के ऊपर 0 यूटिलिटी रहेगी। रॉक रॉक हुआ 0 0, पेपर पेपर हुआ 0 0, सीजर सीजर हुआ 0 0, यानी दोनों को कुछ भी नहीं मिला, ड्रॉ हो गया। ठीक है। जैसे हम टिक एंड क्रॉस खेलते हैं, ठीक है, टिक टैक टो जिसको कहते हैं, तो टिक टैक टो में जब ड्रॉ होता है तो उस दोनों प्लेयर से कुछ भी नहीं मिलता पॉइंट। अगर एक प्लेयर ने रॉक किया और दूसरे ने पेपर किया, तो पेपर वाला विन हो गया, ठीक है, और रॉक वाला हार गया। तो उस सिनेरियो में रॉक वाले की को माइनस माइनस वन का नुकसान हुआ, और इसको क्योंकि विन हुआ तो इसको +1 का फायदा हुआ। ठीक है। और इसी तरीके से अगर रॉक, एक प्लेयर प्लेयर 1 ने रॉक किया, प्लेयर 2 ने सीजर किया, तो रॉक वाला प्लेयर विन हो जाएगा। तो रॉक को +1 मिलेगा पॉइंट। ठीक है। और जो सीजर है उसको -1। इसी तरीके से प्लेयर 1 ने पेपर किया, सेकंड प्लेयर ने रॉक किया, तो प्लेयर 1 जीत जाएगा, प्लेयर 1 को +1, प्लेयर 2 को -1। पेपर पेपर पे ड्रॉ है, पेपर सीजर पे पेपर वाले को -1, ये सीजर उसको कट कर देगी, और सीजर वाले प्लेयर को यानी प्लेयर 2 को +1 पॉइंट मिलेगा। सीजर से अगर सीजर है, सीजर वर्सेस रॉक है, तो सीजर रॉक सीजर को ब्रेक कर देगा, तो सीजर वाला जो प्लेयर 1 है उसको -1 मिलेगा, और +1 पॉइंट मिलेगा रॉक वाले प्लेयर 2 को। अगर सीजर और पेपर है तो सीजर विल कट पेपर, और सीजर वाले प्लेयर को 1 पॉइंट मिल जाएगा, और इसको -1 का आपके लॉस होगा, या ये इसको अवार्ड होगा, रिवॉर्ड मिलेगा। और दोनों ने अगर सीजर किया तो अगेन ड्रॉ हो जाएगा। तो ये दोनों प्लेयर्स की बेसिकली यूटिलिटीज का एक सिंपल सा मैप है। ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल गेम है, लेकिन ये भी मल्टी एजेंट गेम है। ठीक है, कि इसमें 2 एजेंट्स आपको चाहिए जो बेसिकली एक दूसरे के अगेंस्ट प्ले कर रहे हैं। ठीक है। और हर ये रो और कॉलम के ऊपर बेसिकली इनके एक्शंस लिखे हुए, और एक्शंस के लिहाज से उनकी स्ट्रेटेजीज क्या बन सकती हैं, आप वो बना सकते हो। ठीक है। मिसाल के तौर पर जब आप अगर एआई के लिए ये एक गेम चूज बना रहे हो कि प्लेयर 1 वुड बी ह्यूमन एंड प्लेयर 2 वुड बी एआई, तो आप इस तरीके से रूल सेट बेसिकली उसके अंदर मैप कर सकते हो, लेकिन कौन कौन सी कंडीशन के ऊपर ड्रॉ होगा, कौन कौन सी कंडीशन के ऊपर कौन सा प्लेयर विन करेगा।
सिंपल। ठीक है, ये जो रॉक पेपर सीजर गेम है, ठीक है, इस ये एक स्पेशल टाइप ऑफ गेम है जिसको जीरो सम गेम भी कहा जाता है, जो कि बॉटम पे आपके पीपीटी के लिखा हुआ है। जीरो सम गेम उन गेम्स को कहा जाता है जिनकी यूटिलिटीज का सम जीरो है, यानी जीरो प्लस जीरो इज जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो, माइनस वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, जीरो जीरो, सारे जीरो हो रहे हैं। तो ऐसा गेम जिसके एंड में जब यूटिलिटीज को सम किया जाए और उनका सम जीरो आए, तो ऐसे गेम को जीरो सम गेम कहा जाता है। ठीक है, तो ये एआई का वन ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच है, या गेम थ्योरी या गेम प्लेइंग के अंदर जीरो सम गेम्स आर स्पेशल टाइप ऑफ गेम्स। ठीक है, सम गेम्स आर नॉट जीरो सम गेम्स। ठीक है, लाजमी नहीं है कुछ सारे गेम्स ही जीरो सम हो। टिक टैक टो है, वो भी जीरो सम बन सकता है। इसी तरीके से रॉक पेपर सीजर है, ये बन सकता है। इसी के तरीके से जो आप क्रिकेट है उसको भी जीरो सम के थ्रू मैप कर सकते हो, विन और लूज को, स्कोर्स को नहीं, विन और लूज को। इसी तरीके से और जितने भी गेम्स हैं जिनका अगर आप यूटिलिटीज का सम करें और जीरो है, उन या टू प्लेयर गेम्स ज्यादातर जितने भी हों, ज्यादातर वो जीरो सम ही होता है। ठीक है, कि दोनों की जो वो है यूटिलिटीज है उनका सम करेंगे तो वो जीरो आएगा। ठीक है, ये क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी को? ठीक है, चलिए जी, एक और गेम है, इसका नाम चिकन रखा हुआ है, वैसे आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, इस गेम का भी सिंपल रूल है। ठीक है, कि दो प्लेयर्स हैं जो कि कार ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ स्ट्रेट आ रहे हैं। अगर दोनों प्लेयर बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएं तो बोथ विल डाई, और जो प्लेयर स्ट्रेट आता रहे और दूसरा प्लेयर दूसरे ट्रैक पे चले जाए तो वो प्लेयर जो स्ट्रेट चलता रहा वो विन हो जाएगा। ठीक है, तो दो कंडीशंस हैं, चार कंडीशंस है टोटल इस गेम में। या तो जो प्लेयर वन है ये, और ये जो कार है प्लेयर टू है। अगर प्लेयर वन स्ट्रेट आ जाए, प्लेयर टू भी स्ट्रेट आ जाए, तो ये दोनों डाई हो जाएंगे, गेम एंड हो जाएगा। अगर प्लेयर वन डायरेक्शन चेंज कर दे, तो प्लेयर वन जो ये प्लेयर टू है ये स्ट्रेट चले जाएगा और ये विन हो जाएगा। अगर प्लेयर टू अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले और प्लेयर वन स्ट्रेट आ जाए तो प्लेयर वन विन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम, ये बेसिकली जो यूटिलिटी है एस और डी से मैप की है। डी का मतलब डायरेक्शन चेंज है, और एस का मतलब है डायरेक्शन सेम। और इनकी हमने यूटिलिटी रखी है। ठीक है, विन और लूज की तो वन और माइनस वन ही रखी है, लेकिन अगर दोनों क्रैश हो जाए आपस में, ठीक है, तो 5 मिलियन या $5 फॉर एग्जाम्पल लेट से इसकी कॉस्ट है, $5 इसकी कॉस्ट है, दोनों को $5 का नुकसान होगा प्लेयर्स को, क्योंकि इनकी अपनी कार्ड्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर दोनों डायरेक्शन चेंज कर लें तो कुछ भी नहीं होगा, गेम ड्रॉ हो जाएगा, कोई भी नहीं जीतेगा। अगर प्लेयर वन डायरेक्शन चेंज कर ले, प्लेयर टू डायरेक्शन चेंज ना करे, स्ट्रेट आ जाए, तो प्लेयर वन और प्लेयर टू विन हो जाएगा, प्लेयर वन विल लूज। इस तरीके से अगर प्लेयर वन स्ट्रेट आ जाए और प्लेयर टू अपनी डायरेक्शन चेंज करे तो प्लेयर वन विल विन और प्लेयर टू विल लूज। और अगर दोनों स्ट्रेट आ जाए तो दोनों को -5 का रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों डाई हो जाएंगे और दोनों की जो कार की कॉस्ट है वो उनको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ये भी एक सिंपल गेम है, इसमें भी वो है, लेकिन ये जीरो सम गेम नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि -5 प्लस -5 इज -10। ठीक है, तो इसलिए ये जो गेम है या इस टाइप की जो गेम है वो जीरो सम गेम नहीं कह रहा। तो बेस्ड करता है कि जो आपकी यूटिलिटी है उसकी मैपिंग आप कैसे कर रहे हैं, उसकी बेस के ऊपर आप ये बेसिकली डिसीजन लेंगे कि ये गेम जीरो सम है या नॉन जीरो सम गेम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर 5 की जगह, -5 की जगह आप क्या रखोगे? कार की कोई ना कोई कॉस्ट तो रखोगे ना? हाँ, अगर इनको जीरो कर दो तो फिर ये जीरो सम अगेन बन जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो जीरो जीरो जीरो।
अच्छा जी, नेक्स्ट जो यूज केस सिनेरियो है, ठीक है, वो सिनेरियो ये है कि क्या हम गेम थ्योरी जो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ये सिर्फ गेम्स की हद तक ही वैलिड है, या हम इनको रियल लाइफ सिनेरियोज के अंदर या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के अंदर मैप कर सकते हैं। तो उसकी एक रिप्रेजेंटेशन के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल लिए कि अगर मैं एक गाड़ी खरीदना चाहूँ, ठीक है, एसयूवी, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कार है, ठीक है, जिस तरीके से वीजल होती है या इस टाइप की जो कार्स हैं, ये लैंड क्रूजर है, ये एसयूवी की कैटेगरी में आती है, ठीक है। क्या मुझे एसयूवी लेनी चाहिए? अगर ये काम मैं अपने सॉफ्टवेयर एजेंट से करवाना चाहूँ या एआई बेस्ड एजेंट से करवाना चाहूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, तो उसके लिए एक गेम बेसिकली मैं स्टैब्लिश कर सकता हूँ और उस गेम के थ्रू मैं डिसीजन मेक कर सकता हूँ कि क्या मुझे इस चीज को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कार को ले रहा हूँ, ठीक है, तो उस कार की एक परचेजिंग कॉस्ट होगी। मिसाल के तौर पर 5 लिखा है, $5 ले लें, 5 मिलियन ले लें, वॉट एवर आप लेना चाहें, 5, ठीक है। और अगर कार लेता हूँ तो कार की कॉस्ट 3 है, ठीक है, 3 लाख है, 3 मिलियन है, वॉट एवर इट इज। अगर एक्सीडेंट होता है, ठीक है, क्योंकि जब आप कार लोगे तो आप हर कंडीशन को देख रहे होगे, और स्पेशली जब आप किसी एक सिस्टम के अंदर ये चीज एम्बेड करना चाहते हैं, तो आप और ज्यादा उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है कि कौन कौन सी कंडीशन या कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस होंगे जिनको मैं देखते हुए बेसिकली अपना डिसीजन मेक करूंगा, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना आए, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो ऑब्वियसली उसकी वजह से फिर वो गेम जो स्टेब्लिश मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं हो पाएगा, और मेरा जो डिसीजन है वो सही से मैं नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। यानी डिसीजन मेरा बेसिकली डिस्टर्ब हो जाएगा, या डिसीजन के ऊपर या रिजल्ट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा उस चीज का। तो एक्सीडेंटल कॉस्ट निकाल लेना ये एक अप्रोच हो सकती है जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं कि ये जो डिसीजन लेना है कि क्या मैं इस कार को परचेज करूं या नहीं करूं, तो हम उसकी एक्सीडेंटल कॉस्ट देख लें, परचेजिंग कॉस्ट देख लें, और उससे फिर डिसीजन ले लें कि क्या हमें इस कार को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, किसी कंपनी की तारीफ या किसी कंपनी की बुराई नहीं है। मिसाल के तौर पे अब लेटेस्ट कार्स जो आ रही हैं, ठीक है, करोला है और डिफरेंट कार्स हैं, ठीक है, उनकी जो बॉडी का जो वो है, आप ये कह लें, इंजन पावरफुल है, बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं बनाई जा रही, ठीक है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, मैं उन रीजंस में नहीं जा रहा। तो अगर मैं उस गाड़ी को परचेज कर रहा हूँ, तो नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि अगर इसका एक्सीडेंट होता है तो ये रिपेयर कितने में होती है, अगर इसको मैं रीसेल करूँ तो उसकी रीसेल क्या होगी, ठीक है। इस तरीके की दो तीन क्राइटेरियाज होते हैं जिनकी बेस के ऊपर हम लोग ये डिसीजन ले रहे होते हैं कि यार इस गाड़ी को हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मिसाल के तौर पे आज की लेटेस्ट करोला से आप फॉक्सी का एक्सीडेंट करवा दें, ठीक है, हालांकि फॉक्सी की परचेजिंग कॉस्ट कम है, ठीक है, और करोला की परचेजिंग कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन एक्सीडेंटल कॉस्ट करोला की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू फॉक्सी, ठीक है। तो जो भी आपका क्राइटेरिया है, ये तो एक क्राइटेरिया रख के दिखाया है, ठीक है, कि एक्सीडेंटल कॉस्ट। आप इसके अलावा और भी कॉस्ट आप डाल सकते हैं, आप मेंटेनेंस कॉस्ट भी डाल सकते हैं, आप मैकेनिक की लेबर कॉस्ट भी डाल सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ मैकेनिक भी डाल सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स भी डाल सकते हैं। तो जितना कॉम्प्लेक्स करना चाहें वो ऑब्वियसली आप कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। जस्ट टू एक्सप्लेन यूज केस, यहाँ पे एक ही चीज, एक ही कंडीशन को लेते हुए इस यूज केस को मैप करने की कोशिश की है, ठीक है। अच्छा, सेशन यहाँ पे एंड होने वाला है, मैं सेशन रीस्टार्ट कर लेता हूँ, फिर इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर लेंगे, वरना क्योंकि एग्जाम्पल का फ्लो बीच में ब्रेक हो जाएगा, आपको भी समझ नहीं आएगा, फिर चीजें रिपीट बार बार करनी पड़ेंगी, ठीक है। मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग रिकनेक्ट करें, ठीक है।